गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी को मालूम है कि उत्तराखंड में एक भारी ट्रेजिडी आया हुआ है कि ग्लेशियर के पिघलने से एक बड़ी बाढ़ आई है, जिससे कि जो है वो पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो जल प्रलय में चला गया है। तो कई सारे डैम और कई सारे गाँव, बहुत सारे जो चीज़ों को डैमेज हुआ है। मतलब धन की हानि की तो हम रिकवरी कर भी सकते हैं, पर जो लोग हैं उनका जो लॉस है, पर्सनल लॉस जो, उसको भर पाना बड़ा मुश्किल है। के नेचुरल कैलेमिटी जो जिस तरीके से आया है, एक्चुअली हम इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये प्राकृतिक आपदा है, हम ये बोलेंगे कि ये प्राकृतिक आपदा मैन इंड्यूस्ड है। कि जो भी हम कर रहे हैं ना, उसका परिणाम हमको सामने दिखाई पड़ रहा है। मुझे किसी ने बताया कि उत्तराखंड में कई सारे छोटे छोटे बहुत सारे डैम बने हुए हैं। तो देखिए, जब भी आप कहीं डैम बनाते हैं ना, तो एक चीज़ होती है कि आप वाटर का फ्लो रोकते हैं। एक तरफ वाटर इकट्ठा होता है, एक तरफ वाटर कम होता है। फिर आप धीमे धीमे वाटर रिलीज करते हैं ग्रेजुअली, और उससे टरबाइन को चलाते हैं। आपको बता दूं मैं कि लोगों के दिमाग में एक बहुत गलत धारणा है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है बायोडाइवर्सिटी को बड़ा भारी खतरा होते हैं, नेचुरल कैलेमिटी को जो है वो बढ़ावा देते हैं। आप सोचिए ना, एक नदी क्यों बह रही थी? क्योंकि उसको मालूम था कि यहाँ पर वाटर इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए इसको बहकर उसे ऊंचाई से नीचाई की ओर कहीं पहुँचना है उसको। ठीक है, ये सब प्रकृति ने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। जब हम प्रकृति की डिज़ाइनिंग में चेंज करते हैं ना, तो हमें ऐसे खतरों के लिए तैयार रहना पड़ता है। खैर, मैं ये नहीं बोलूँगा कि डेवलपमेंट जो है वो बुरा है। मैं ये बोलूँगा कि डेवलपमेंट को सिस्टमेटिक तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से करना चाहिए, कि इससे कि जो है वो नुकसान ना हो। के खैर, ये एक अलग मुद्दा है, सरकारी मुद्दा है, तो हम इस पर नहीं उलझेंगे। हम इतना ही बोलेंगे कि हम जो है सभी लोग, उत्तराखंड के जो लोग जो वहाँ फंसे हैं, जो उस एरिया में रहते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से जो है वो प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, गॉड से भी प्रे करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, आप सब लोग जो है वो जल्दी से संकट से बाहर निकल जाएं, और आपके अपने लोग जिनकी आपको चिंता है वो आपको मिल जाएं, और सकुशल हों सब लोग। ये हम ये प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हमसे बन पड़ेगा वो हम रिलीफ फंड में जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक, खैर, ये तो बात हुआ एक कंटेम्प्रेरी घटना की, जो अभी चल रही करंट अफेयर की बात किया हमने। ठीक है, और कहते हैं कि उत्तराखंड बहुत सुंदर जगह है। मुझे कभी हालांकि जाने का मौका नहीं मिला, पर मैं सोचा था कि एक बार जो है वो चमोली, ये सब जगह पे टूर लगाऊंगा। पता नहीं अब क्या कंडीशन बची वहाँ पर। खैर, कोरोना के चलते बहुत सारे प्रोग्राम कैंसिल हुए। चलिए, अब हम एक बड़ी अच्छी कहानी पर आज बात करेंगे। बात यह है कि कहानी नहीं, रियल स्टोरी है। मैंने अभी 4-5 दिन पहले जो है एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने कि स्विट्ज़रलैंड की कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है। अब स्विट्ज़रलैंड की जो कोर्ट है, उस कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, वहाँ पर यह मुकदमा है कि एक 14 साल के लड़के को पुलिस ने पकड़ा है। 14 साल का लड़का होगा, 14 ईयर उसकी एज रही होगी, उसको पुलिस ने पकड़ा है। और उस पर आरोप यह है कि उसने ब्रेड का पैकेट और जो है बटर का पैकेट चुराया उसने। ठीक है, चोरी चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चोरी एक अपराध होती है। चोरी जो है वो कभी भी जस्टिफाइबल नहीं है कि आप चाहे पेंसिल चुराएं, आप पेन चुराएं, आप चाहे रबर इरेजर चुराएं, आपके चाहे आप जो है किसी से के बगैर पूछे कोई चीज़ का इस्तेमाल कर लें आप, वो भी चोरी की कैटेगरी में आता है। चोरी तो कभी कहीं जो है वो एक अपराध है, हम सब जानते हैं कि। तो उस 14 साल के लड़के को कोर्ट में पेश किया गया कि भाई ये लड़के ने जो है, एक बड़ा सुपर स्टोर था स्विट्जरलैंड में, वहाँ के सुपर स्टोर में इसने जो है वो ब्रेड का पैकेट और एक बटर का पैकेट इसने चुराया वहाँ पर, और उसको जो है वो पकड़ लिया गया। सीसीटीवी में देखा गया, फुटेज वगैरह सब ला के दिखाया गया कि वो लड़का चुपचाप से स्टोर के अंदर जाता है, 10 चीज़ों को देखता है, फाइनली देखता है कि लोगों का ध्यान कहाँ पर है। जैसे लगता है उसको स्टोर का मैनेजर या स्टोर के जो लोग इधर उधर देख रहे हैं, तो ब्रेड का पैकेट और बटर उठाकर वो बाहर दौड़ता है। इतने में जो है गार्ड अलर्ट आता है और उसको पकड़ लिया जाता है। ठीक है, तो कोर्ट में जज के सामने मुकदमा आया कि भाई ये 14 साल का लड़का है, इसने ब्रेड का पैकेट और बटर का पैकेट चुराया था, और ये एक चोरी एक अपराध है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। इसलिए फला धारा में इसको 3 महीने की सज़ा मिलना चाहिए और इस पर जुर्माना लगना चाहिए। ठीक है, तमाम तरह की वकील ने, जो सरकारी वकील ने वहाँ पर जिरह दिया, बोला कि भाई केस को जो है सज़ा मिलना चाहिए, ताकि समाज में ये मैसेज जाए कि चोरी नहीं करना, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो। ठीक है, जज ने इस लड़के से बोला कि भाई देखो, ऐसा है कि जो कानून के हिसाब से तुमको तो जो है चोरी की सज़ा मिलेगी, अब ये बताओ तुम कि तुम्हें क्या कहना है इस बारे में। तो उस लड़के ने जो है वो रोने लगा। पहले लड़का, वो जज ने कहा रोने से काम नहीं बनेगा, तुम्हें कुछ बोलना पड़ेगा, और तुम्हारे पास तो कोई वकील भी नहीं है, तुम बताओ अपनी सफाई में तुम क्या कहना चाहते हो।
तो वो लड़का बोलता है कि जो है माय लॉर्ड, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अपनी क्लास बताता, जो भी उसकी 8th 9th वहाँ के हिसाब से जो क्लास रही होगी, कि मैं उस क्लास में पढ़ता हूँ, फला स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरे फादर जो है आज के 1.5 साल पहले जो है वो एक कार एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए थे, और वो एक कैब ड्राइवर थे। स्विट्ज़रलैंड में जो कैब होती है वो कैब चलाया करते थे, तो एक कार एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए। और उनका जो इंश्योरेंस का पैसा था वो अभी भी अटका हुआ है, वो नहीं मिला हम लोगों को। वो ही वॉज द ओनली ब्रेड विनर फॉर द फैमिली। एकमात्र व्यक्ति थे वो जो हमारे परिवार में जो है वो हम सबकी इकोनॉमिक हेल्प करते थे। मेरी मदर जो है वो उनको हार्ट डिजीज़ है, वो गंभीर बीमार रहती हैं वो, और तो मेरी मदर जो है वो बेड रिडन इस समय, कि उनको जो है वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर जो है वो उस तरह की बीमारी है। तो मेरी माँ जो है वो वॉक नहीं कर सकती, काम नहीं कर सकती, ज़्यादा वॉक करती है तो उसका जो है वो उनको अनईजी आता है, और वो जो है वो उनको जान का खतरा। डॉक्टर ने कहा है कि आप आराम से रहिए, आप ज़्यादा कोई एक्सर्शन मत कीजिए, इसलिए मेरी मदर काम नहीं करती। रिलेटिव हमारा कोई है नहीं, क्योंकि हम माइग्रेंट है बाहर से, ईस्टर्न यूरोप से कहीं से यहाँ पर आए हुए थे, तो हमारा कोई रिलेटिव यहाँ पर नहीं है जो हमको हेल्प कर सके। जज ने कहा उसका क्या मतलब? उसने कहा सर ऐसा है कि मेरी मदर को जो है वो जब भी सुबह मॉर्निंग में मेडिसिन देनी होती है, तो मेडिसिन जो है डॉक्टर ने कहा है कि खाना खाने के बाद मेडिसिन देनी है, लेकिन मेरे घर में आज एक भी रुपया नहीं था। मतलब जब भी उसने चोरी किया, तो उस दिन जिस दिन मैंने चोरी किया उस दिन मेरे घर में एक भी रुपया नहीं था मेरे घर में। और मैंने देखा रुपया, जो भी स्विच करेंसी होती होगी उसके बारे में बात कर रहे हैं, रुपया हमने जनरल बोल दिया। उसने कहा मेरे पास डिडंट हैव एनी सिंगल पैनी, के मेरे पास कोई एक रुपया, एक पैसा नहीं था जिससे मैं कुछ माँ के लिए खरीद के ला सकूँ। घर में मैंने सब देखा, घर में कुछ भी नहीं था, और सुबह सुबह माँ को दवा देनी थी। मैं घर का कोई सामान बेचकर भी खाने का प्रबंध करता, तो सुबह सुबह जो है ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए। और चूँकि मेरी माँ को मेडिसिन देना जरूरी था, तो इसलिए मैं सुबह सुबह सुपर स्टोर गया और मैंने वहाँ से ब्रेड और बटर का पैकेट चुराया। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, लेकिन आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि आप मेरी माँ के लिए कुछ समय के लिए खाने का प्रबंध कर दें, और मेरी माँ की हालत कैसी ये मुझे बतला दें। जज ने ये सारी बातें सुनी। जज ने कहा कि देखो ऐसा है कि आज इसके अपराध का फैसला ज़रूर होगा। इस लड़के ने जो चोरी किया है, जो ब्रेड चुराया है, बटर चुराया है, इसके अपराध का फैसला ज़रूर होगा, लेकिन ये लैंडमार्क डिसीजन होगा। ये एक ऐसा डिसीजन होगा, एक ऐसा न्याय होगा ये, जो लोगों को समाज में याद रहना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि सारा मीडिया इसको कवर करे और इसको बतलाए जाकर कि भाई कि ऐसा डिसीजन दिया गया। ठीक है, मीडिया पर्सन को भी, स्पोक्स पर्सन को बुला लेते हैं भाई कि भाई आपको मीडिया में बयान देना है। अब जज बोलता है कि सबसे पहले मैं $100 का फाइन करूंगा उस वकील पर जिसने इस लड़के के खिलाफ दलीलें दी हैं। सरकारी वकील कहाँ पर है? बुलाइए उन्हें। वो खड़ा होता वकील, अब खड़ा होता है। जी सर, आप पर $100 का जुर्माना है, क्योंकि आपको ये बात पता थी कि इस लड़के ने ब्रेड क्यों चुराई है। आपको इस बारे में पुलिस ने बताया होगा, लड़के का बयान भी लिया गया होगा, लेकिन आपने उसके बावजूद जो है इस लड़के को कोर्ट कचहरी तक यहाँ तक लेकर आया। आप आपने इसको जो है वो इसको सजा दिलाने के लिए आपने पैरवी किया, तो आप पर $100 का जुर्माना है। फिर उसने कहा जब तमाम जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग जो इस लड़के को अरेस्ट करने के लिए वहाँ गए, लड़के को अरेस्ट किया उन्होंने हिरासत में रखा, हर एक व्यक्ति पर $50 का जुर्माना है। और ये $50 जो आप जुर्माने के तौर पे कोर्ट में आप जमा करेंगे, क्योंकि आपने उस लड़के की बात सुने बगैर आपने उसको वहाँ तक लेके गए, वहाँ से आपने वकील किया, उसके कोर्ट तक आप लेके आए, आप भी अपराधी हैं। अब जज के सामने क्या बोलते, सब लोग सिर नीचे झुका लिए। फिर बोलता वो कि अब सुपर स्टोर के मालिक कहाँ हैं, जो मैनेजर कहाँ हैं जिन्होंने इस लड़के को रंगे हाथों पकड़ा था। तो वो मैनेजर खड़ा होता है कि सर मैं हूँ। आप पर $1000 का जुर्माना है, क्योंकि आपको यह मालूम था कि इस लड़के ने जो है वो ब्रेड की और बटर की चोरी की है। 14 साल का लड़का है। आपने पुलिस को बुलाया, आपने जो है वो तमाम कोर्ट की प्रोसीडिंग में आपने भाग लिया, और आपने इस लड़के को सजा दिलाने के लिए पूरी जो है वो कमर कस लिया आपने कि इसको सजा मिलना चाहिए। आप पर $1000 का जुर्माना। अब सब लोग समझ नहीं पाते कि जज हमको जुर्माना क्यों दे रहा है। फिर जज बोलता है कि इस कोर्ट में जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो ना पुलिस में है, ना वकील, ना सरकारी वकील हैं, ना जो लोग जो है वो स्टोर के मैनेजमेंट से हैं, वे सारे लोग भी $10 का जुर्माना देंगे। ऐसा बोलकर जज ने अपने पॉकेट से $10 निकाला और डेस्क पर रख दिया। ये मेरी तरफ से सब लोगों से कहा उन्होंने कि $10 का जुर्माना देंगे।
और ये जो सारी की सारी रकम जो कलेक्ट होगी वो इस लड़के को दी जाएगी, इसके खाते में डाली जाएगी, और इस रकम से ये लड़का अपनी माँ के लिए, अपने लिए भोजन का प्रबंध करेगा जब तक इसके पिताजी का इंश्योरेंस नहीं मिल जाता है। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी को तलब किया जाए और उसे कहा जाए कि ये प्रायोरिटी पर इस केस को देखे और उसके इंश्योरेंस को दे, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। अब सरकारी वकील ने कहा कि सर, आपका डिसीजन का मैं पूरा सम्मान करता हूं, पर ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने इस लड़के को तो कुछ भी नहीं किया, इसको ना सजा दी ना जुर्माना लगाया। जज ने कहा, देखिए, ये 14 साल का लड़का एक स्कूल में पढ़ता है, इसकी माँ को मेडिसिन की ज़रूरत है, और इसकी माँ जो है यदि मेडिसिन ना मिलती तो शायद से इसकी माँ जो है सर्वाइव ना कर पाती, क्योंकि उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, तो उसकी मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन थी, और ये लड़का जो है इसके पास कोई उपाय नहीं था, तो ये वहाँ तक जो है वो ब्रेड और बटर को चुराने का, क्योंकि उसके पैसे नहीं देते। हमें शर्म आना चाहिए कि हमने एक ऐसे समाज का निर्माण किया है जहाँ पर एक बच्चा जो है अपनी माँ के खाने के लिए चोरी करने जाता है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। इस बच्चे ने जो किया वो उसका कर्तव्य था, इस बच्चे ने जो किया वो उसके लिए जो है वो जिम्मेदारी थी उस बच्चे की कि अपनी माँ को दवा दे। ये बच्चा अपने पिता के नहीं होने के कारण जो है ये सब चीज़ें झेल रहा था। ये बच्चा दुखी था, ये बच्चे के पास कोई ऑप्शन या उपाय नहीं था, इसलिए इस बच्चे ने ऐसा किया। लेकिन क्या हम सब सही हैं जिन्होंने ऐसे समाज का निर्माण किया है जहाँ पर एक बच्चे को रोटी चुरानी पड़ती है, ब्रेड चुरानी पड़ती है, बटर चुराना पड़ता है अपनी माँ को एक टाइम की दवा देने के लिए? आप सोचिए। और गहन परीक्षण, हम जिस आपको पता है, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जज ने नहीं कहा, मैं आपको बता रहा हूँ, स्विट्जरलैंड में डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म में, सबसे बेस्ट फॉर्म में डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड में। बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं, छोटा कंट्री है, लेकिन डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा उदाहरण स्विट्जरलैंड का है। तो वो कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी में एक भी आदमी यदि मजबूर है, परेशान है, तो उसके लिए दोषी हम हैं। यदि समाज में कोई अपराध घटता है, कोई व्यक्ति जो है मजबूर होकर कोई चोरी करता है, कोई अपराध होता है, उसके लिए हम सारे लोग जिम्मेदार हैं। क्या हमने रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कर रखा है कि हर व्यक्ति तक चीज़ें पहुँच सके? क्या हमें इस बात को इंश्योर नहीं करना चाहिए कि हर बच्चे को, कि उसकी माँ बीमार है या बच्चे का कोई मजबूरी है तो उसे रोटी मिल सके, ब्रेड मिल सके? हमें नहीं करना चाहिए क्या इंश्योर? ये आप खुद सोचिए, बताइए क्या मेरा डिसीजन गलत है? आपको पता है इस डिसीजन को इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, तमाम जो वहाँ पे जो यूरोपियन कंट्री के अखबारों में प्रायोरिटी पर छापा गया कि भाई एक ऐसा डिसीजन जज ने दिया। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार समाज है, ये बच्चे से ज़्यादा जिम्मेदार समाज है। हमें समाज के अंदर मनोवृत्ति को चेंज करना पड़ेगा। आपको पता है क्या हुआ? वो सुपर स्टोर ने जो है उस बच्चे के घर कहा कि जब तक तुम्हारा इंश्योरेंस नहीं मिलता है हम तुम्हारे घर खाना भेजेंगे। जुर्माना तो भरा ही भरा, खाना भी भेजेंगे। लोगों ने आगे बढ़ के मदद की, इंश्योरेंस कंपनी ने जल्दी से इंश्योरेंस उसके पिताजी का ड्यू था वो दे दिया उसको, ताकि वो लोगों का लाइवलीहुड में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे बड़ी बात है समझ। जब को लोग कहते हैं मुझसे कि बायोमेंटर्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो जिस क्वालिटी पर एजुकेशन देता है, तो ये इतना सस्ता क्यों है? मुझे एक पेरेंट ने फोन ला के बोला कि लोग आप पर संदेह करते हैं, डाउट करते हैं कि यार इतना सस्ता है तो कोई फॉल्ट होगा जरूर के। इतना सस्ता तो पॉसिबल नहीं है कि कोई बच्चा जो है वो फ्री में लेक्चर देख ले, 300-400-500 रुपये में जो है वो अपना पूरा स्टडी मटेरियल, अपना टेस्ट मैथ्स वो सब देता रहे। इतना सस्ता कैसे हो सकता है? जरूर इनकी क्वालिटी में कोई फॉल्ट होगा, जरूर इनमें कोई दिक्कत होगी, जरूर ये लोग जो है वो कोई क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करते होंगे। ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा लोगों का है। मैं किसी को बतलाता तो लोगों को लगता है कि अरे तुम तो किसी ऐसे ही चलते फिरते एरे गहरे इंस्टीट्यूट से बच्चे को पढ़ा दिए। मैं आप सबको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि बायोमेंटर्स का जो दाम है वो सूर्य की किरणों के समान है, बहते जल के समान है, बहने वाली हवा के समान है। आप उसकी कीमत नहीं चुका पाएंगे, मान लीजिए इस बात को। आपके ये केवल इसलिए है ताकि कोई बच्चा ये ना बोल सके कभी जीवन में कि मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। कोई बच्चा ये ना बोल सके कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे इसलिए मेरे को किसी ने गाइड नहीं किया। बेटा, हर बच्चे के साथ हर बच्चा जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो उसके साथ बायोमेंटर्स खड़ा है। आप मेडिकल में सेलेक्ट हुई, आप पहुंची गवर्नमेंट कॉलेज तक, आपको कोई रिक्वायरमेंट होगी तो हमारी स्कॉलरशिप स्कीम चलती है, वहां से आपको हेल्प करेंगे। और जिन बच्चों ने पीडी महारानी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था उनका स्कॉलरशिप आज या कल में जो है वो क्रेडिट हो जाएगा उनके अकाउंट में। ठीक है, तो बात इतनी सी है कि बायोमेंटर्स जो है वो सदा आपके साथ है। और ये एक मुहिम है, ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक मुहिम है। और मुहिम जो होती है ना, क्रांति जो होती है ना, वो धंधा नहीं होती है। क्रांति होती है, और क्रांति में परिवर्तन जो है वो होता है। हमें यकीन करना पड़ेगा कि हर बच्चा
चाहे वो किसी भी परिवेश में पला हो, उसके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए। और वो उस जो स्विट्जरलैंड के जज ने जो डिसीजन दिया ना, वही डिसीजन यहाँ पर लागू होता है, शिक्षा सबके लिए। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो जीवन में हमेशा याद रखिए बेटा कि हमको लोगों की मदद करना चाहिए, जो मजबूर है उसकी मदद करना चाहिए। मदद का मतलब ये नहीं कि लोग क्या करते हैं कि इसका चुरा के कंटेंट उधर दे देते, तो वो चोरी, मैंने कहा चोरी किसी भी लेवल पे हो वो अपराध होती है, ठीक है। हमें आज जो है मैं छोटा सा टास्क आपको दूंगा कि आपको इतना भर करना है कि आप जो है आज देखिएगा कहीं अपने आसपास, घर के आसपास कहीं पे कोई आपको भूखा दिखाई पड़े, भूखा बच्चा दिखाई पड़े, कोई आपको ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़े जो भूखा है, छोटा सा एक ब्रेड का पैकेट 5-10 रुपये का आता है, वो लेके उसको दीजिएगा आप, ठीक है। या घर से 2 रोटी पैक करके उसको प्रोवाइड कीजिएगा आपके। आप देखिए कोई भूखा आदमी है जो जिसने खाना नहीं खाया, मजबूर आदमी है, दुखी आदमी, उसकी जब मदद करते हैं तो आपको कितना दिल को सुकून मिलता है। और सेल्फी मत लेना उसकी, ना फोटो खींचना उसका, समझ गए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।